हेलो, नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टुडे करंट इन्फॉर्मेशन पर स्वागत है। इस सेशन में हम कक्षा 12 हिंदी साहित्य जो आपके अपठित गद्यांश और पद्यांश पूछे जाता है, यानी 5 नंबर का अपठित गद्यांश पूछा जाता है, 5 नंबर का अपठित गद्यांश इसमें आपके 10 नंबर के अपठित से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं और एक 6 नंबर का निबंध पूछा जाता है, यानी 16 नंबर का जो संपूर्ण सिलेबस है उसका रिवीजन करने वाला है। इससे पहले आप हमने जो आपके संपूर्ण सिलेबस है उसका रिवीजन किया था। जो अंतरा पाठ्य पुस्तक है उसका 4 क्लास में हमने रिवीजन किया। जो अंतराल पाठ्य पुस्तक है, अभिव्यक्ति और माध्यम पाठ्य पुस्तक है, इससे पहले ठीक पहली जो क्लास है उसमें हमने जो आपके व्याकरण के 4 टॉपिक है उनके रिवीजन किया। ये जो प्रश्न है आपके निश्चित ही जो कल का पेपर होगा उसमें अति फायदेमंद साबित होंगे। इन्हीं में से आपके प्रश्न है वो पूछे जाएंगे। आपको एक बार है इस चेकआउट मिशन की पीडीएफ का आज है वो जरूर रिवीजन करना है, यानी स्टार्टिंग से लास्ट तक आपको एक बार जरूर है और सरसरी नजर से इसको पढ़ना है। इसमें केवल 1 से 2 घंटा लगेगा। इसकी पीडीएफ हमने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। ये जो अपठित गद्यांश और पद्यांश जरूर नहीं है कि आपसे इनसे पूछा जाए, लेकिन अगर यदि हम इनको हल करेंगे तो आपको तरीका आना चाहिए कि अपठित गद्यांश और पद्यांश के जो प्रश्न है उसका उत्तर है वो किस तरह दिया जाता है। इसमें आपके लिए यहाँ पर 4 अपठित गद्यांश और पद्यांश है वो हल करवाए जाएंगे। जो महत्वपूर्ण निबंध है वो बताए जाएंगे, यानी आपको इनको केवल है वो पढ़कर जाना है। जो अपठित गद्यांश है आपके सामने वो ऐसा 7 से 8 लाइन का एक गद्यांश दिया। अगर ऐसा गद्यांश होगा जो आपने आज तक कभी नहीं पढ़ा है या हो सकता है किसी छोटी क्लास में है वो पढ़ा है, इनसे आपके जरूर है वो पूछा जाता है। इसमें किसी भी देश की प्रगति और विकास में शिक्षा का अहम योगदान होता है। आपको जो भी कोई अपठित गद्यांश और पद्यांश दिया होगा उसको आपको 2 से 3 बार जरूर पढ़ना है। मेरी राय आपके लिए यही रहेगी कि आपको जो अपठित गद्यांश और पद्यांश है वो लास्ट में हल करना है, यानी आप जब पाठ्य पुस्तक और अपने सिलेबस के जो सभी प्रश्न हल कर लो, बाद में आपके पास है वो समय बचेगा, आराम से आपको इनको है वो हल करना है। ये मुख्य रूप से जो शिक्षा पर है वो केंद्रित है। एक साक्षर व्यक्ति न केवल अपने जीवन को सुधारता है बल्कि समाज को भी उन्नति की दिशा में ले जाता है। हालांकि शिक्षा की गुणवत्ता में असमानता और संसाधनों की कमी के कारण विकास की गति है वो बाधित होती है। ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर शहरी क्षेत्रों की तुलना में काफ़ी पीछे है। शिक्षकों की कमी, जो बुनियादी यानी जो आधारभूत आवश्यकता है उनकी कमी है, और जागरूकता की कमी इसके मुख्य है वो कारण है। सरकार ने इस दिशा में कई योजनाएं लागू की है, जैसे कि मिड डे मील योजनाएं, डिजिटल शिक्षा अभियान है, लेकिन इन योजनाओं का सही क्रियान्वयन आज भी एक बड़ी चुनौती बनी हुई, यानी इनका सही क्रियान्वयन है वो नहीं होता। इसमें पहला प्रश्न है प्रगति और विकास में किसका अहम योगदान है। ये आप अगर यदि 1 से 2 बार गद्यांश पढ़ोगे तो आपको आराम से मिल जाएगा। यहाँ पर पहले ही लिखा हुआ है किसी भी देश की प्रगति और विकास में शिक्षा का अहम योगदान है। इसका सही उत्तर होगा प्रगति और विकास में शिक्षा का अहम योगदान होता है। दूसरा है ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर पीछे क्यों है। यहाँ पर है वो कारण दिए गए ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के स्तर के पीछे होने का पहला कारण है शिक्षकों की कमी, दूसरा है बुनियादी सुविधाओं का अभाव और तीसरा है जागरूकता की कमी। ये 3 कारण इस गद्यांश में बताए गए। आपको जो कारण है इस गद्यांश में दिए गए वही लिखना है, आपको अपने मन से कोई भी कारण है वो नहीं लिखना है। आगे तीसरा है शिक्षा की गुणवत्ता में असमानता का क्या प्रभाव पड़ता है, यानी जब शिक्षा की गुणवत्ता में असमानता होगी, यानी कुछ क्षेत्रों में शिक्षा अधिक विकसित होगी और कुछ क्षेत्रों में अल्प विकसित होगी, तो इसका अंतर क्या पड़ेगा। इसमें जो विकास का स्तर है वो जो विकास का स्तर या जो विकास की गति होती है उसको ये बाधित करता है। आगे चौथा प्रश्न है सरकार ने शिक्षा सुधार के लिए कौन कौन सी योजनाएं लागू की गई। इसमें बताया गया है कि मिड डे मील योजना यानी जो दोपहर का भोजन योजना और जो डिजिटल शिक्षा अभियान, ये 2 योजनाएं लागू की गई। आप इन दोनों को लिखना है। 5वां है शिक्षा में सुधार की दिशा में सबसे बड़ी चुनौती क्या है। शिक्षा में जब कोई सुधार करना चाहता है इसमें सबसे बड़ी चुनौती सरकार कोई भी योजनाएं लागू करती है, इनका सही क्रियान्वयन है वो नहीं होता, यानी योजनाएं है वो धरातल पर नहीं उतरती है। आगे छठा प्रश्न है इस गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए, यानी आपको गद्यांश क्या है वो उचित शीर्षक लिखना है। ये गद्यांश मुख्य रूप से किस पर केंद्रित है, इसका टाइटल क्या है। ये गद्यांश मुख्य रूप से शिक्षा और विकास पर केंद्रित है, यानी विकास में शिक्षा की क्या भूमिका, आप ऐसे भी लिख सकते हो। इस प्रकार आपके जो अपठित गद्यांश होगा उससे 6 नंबर के प्रश्न है वो पूछे जाएंगे। 6 अपठित गद्यांश और 6 अपठित पद्यांश यानी 12 नंबर के अपठित के प्रश्न है वो पूछे जाएंगे। इसमें से हम ये आपको इस प्रकार है वो हल करना। आगे हम दूसरे अपठित गद्यांश और देखते हैं। जलवायु परिवर्तन आज विश्व के लिए एक गंभीर समस्या बन चुका है। इसमें आप देख सकते हैं इसका शीर्षक है वो कोई न कोई पर्यावरणीय समस्या से संबंधित होगा, या आप जलवायु परिवर्तन लिख सकते हो। तापमान में लगातार वृद्धि, ग्लेशियरों का पिघलना, समुद्र का बढ़ता स्तर और अनियमित मौसम चक्र इसके प्रमुख संकेत है। औद्योगिक गतिविधियों, जंगलों की कटाई और जीवाश्म ईंधन के अत्यधिक उपयोग ने इस समस्या को और गहरा कर दिया है। जलवायु परिवर्तन के कारण न केवल पर्यावरण पर बल्कि कृषि, जल संसाधन और जन स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। हालांकि विश्व के कई देश है वो इस चुनौती से निपटने के लिए विभिन्न समझौते और योजनाएं भी बना रहे हैं, लेकिन इसका प्रभावी क्रियान्वयन आज भी एक कठिन कार्य है, यानी इसका सही धरातल पर है वो क्रियान्वयन नहीं होता। कोई भी योजना या जो समझौते बनता है उनका सही तरीके से पालन नहीं किया जाता। ये मुख्य रूप से आपके जो जलवायु परिवर्तन एक पर्यावरणीय समस्या उस पर केंद्रित है। आप कोई भी शीर्षक लिखो, आपके शीर्षक है वो 5 या 6 से शब्दों से अधिक बड़ा है वो नहीं होना चाहिए, यानी शीर्षक छोटा और सटीक है वो होना चाहिए। इसमें पहला है जलवायु परिवर्तन के कौन कौन से प्रमुख संकेत है। इसमें आपके जो दूसरी लाइन है उसमें आया जो तापमान में लगातार वृद्धि है, ग्लेशियरों का पिघलना है, समुद्र का बढ़ता स्तर और जो अनियमित मौसम चक्र है, ये जलवायु परिवर्तन के प्रमुख संकेत है। दूसरा, इस समस्या को बढ़ाने में कौन कौन से कारण शामिल है, यानी जलवायु परिवर्तन की समस्या क्यों बढ़ रही। जो औद्योगिक गतिविधियां हैं, जंगलों की कटाई और जो जीवाश्म ईंधन है उसका अत्यधिक उपयोग है, इस कारण ये समस्याएं बढ़ रही है, इसके महत्वपूर्ण कारण है।
चौथा है कृषि पर जलवायु परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ रहा है, कृषि पर है वो कृषि उत्पादन है वो प्रभावित हो रहा है। पांचवा, इस चुनौती से निपटने के लिए देश क्या प्रयास करे, देश विभिन्न समझौते और योजनाएं बना रहे। छठा है गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए, इसका शीर्षक होगा जलवायु परिवर्तन की चुनौती या जलवायु परिवर्तन एक पर्यावरणीय समस्या, यानी आपको जलवायु परिवर्तन से संबंधित कोई शीर्षक है वो लिखना है। इस प्रकार जो आपके अपठित गद्यांश है वो बहुत ही ईजी होता है, आपको केवल इसका दया कर है वो थोड़ा समझ कर उत्तर है वो लिखना। आप अगर यदि थोड़ा समझ कर लिखोगे तो आपके पूरे 6 में 6 नंबर ये आने की पूरी संभावना बनती है। आगे जो 30 है अपठित गद्यांश से पढ़ाई और खेलकूद दोनों का जीवन में समान महत्व है। पढ़ाई से जहाँ हमें ज्ञान और कैरियर में सफलता मिलती है, वहीं खेलकूद से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है और हम अनुशासन और टीम वर्क सीखते हैं, यानी हमारी जो नेतृत्व क्षमता होती है वो डेवलप होती है। आजकल छात्र केवल पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करें जिससे उनका शारीरिक विकास प्रभावित हो रहा है। खेलकूद से मानसिक तनाव भी कम होता है, यानी जो टेंशन होती है वो भी कम होती है। विद्यालय में खेलों को अनिवार्य करना और छात्रों को प्रोत्साहित करना आज के समय की एक जरूरत है। एक अच्छा विद्यार्थी है जो पढ़ाई और खेलकूद के बीच संतुलन बनाए रखने का प्रयास करता है, यानी दोनों के बीच है वो बैलेंस बनाता है, पढ़ाई भी करता है और खेलकूद में भी भाग लेता है। इसमें पहला है पढ़ाई और खेलकूद का जीवन में क्या महत्व है। पढ़ाई ज्ञान और कैरियर में सफलता देती है, जो शरीर है खेलकूद है वो शरीर को स्वस्थ रखता है। दूसरा है खेलकूद से हमें क्या क्या लाभ मिलते हैं। खेलकूद से हमें वो शारीरिक स्वास्थ्य मिलता है, हम अनुशासन में रहना सीखते हैं, टीम वर्क कार्य करना सीखते हैं, यानी जो हमारी नेतृत्व करने की जो क्षमता है वो विकसित होती है। आगे तीसरा प्रश्न है आजकल छात्रों का शारीरिक विकास प्रभावित क्यों हो रहा है, क्योंकि आजकल जो छात्र है वो केवल पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, वो खेलों में ध्यान है वो कम दे रहे हैं, इस कारण उनका शारीरिक विकास प्रभावित हो रहा है। चौथा प्रश्न है विद्यालय में खेलकूद को अनिवार्य करने की आवश्यकता क्यों है। विद्यालय में खेलकूद को अनिवार्य करने की आवश्यकता छात्रों का शारीरिक और मानसिक विकास सुनिश्चित करने के लिए है। आगे पांचवा प्रश्न है एक अच्छे विद्यार्थी की पहचान क्या है, यानी इस गद्यांश के अनुसार एक अच्छे विद्यार्थी की पहचान क्या है। एक अच्छे विद्यार्थी की पहचान यह है कि जो पढ़ाई और खेलकूद के बीच संतुलन बनाए रखता है वो एक अच्छा विद्यार्थी माना जाता है। इसका उचित शीर्षक है पढ़ाई और खेलकूद का महत्व, या पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद भी जरूरी है, ये इसका शीर्षक हो सकता है। या जीवन में खेल का महत्व या शारीरिक श्रम का महत्व, आप इससे संबंधित कोई भी लिख सकते हो। आगे जो चौथा है अपठित गद्यांश, इसमें पुस्तकें मनुष्य की सबसे अच्छी मित्र होती है, ये हमें ज्ञान देती है, हमारा मार्गदर्शन करती है और कठिन समय में हमें प्रेरित करती है। ये मुख्य रूप से जो पुस्तकों के महत्व है उन पर केंद्रित है, इसका आप शीर्षक पुस्तकों का महत्व लिख सकते हैं। अच्छी पुस्तकें हमारे व्यक्तित्व का विकास करती है और हमें सही दिशा में सोचने के लिए प्रेरित करती है। आजकल इंटरनेट और मोबाइल के दौर में पुस्तकों का महत्व कम होता जा रहा है, ये एक चिंताजनक बात है। पुस्तक पढ़ने की आदत न केवल हमारी भाषा सुधारती बल्कि हमारी जो कल्पना शक्ति है उसको समृद्ध करती है, यानी जब हम अधिक से अधिक पुस्तकें पढ़ेंगे तो हमारी जो कल्पना शक्ति है वो विकसित होगी। छात्रों को रोजाना कुछ समय पुस्तकों के लिए अवश्य निकालना चाहिए ताकि वे अपनी सोच को अधिक और रचनात्मक यानी क्रिएटिव बना सके। इसमें पहला है पुस्तकों का मनुष्य का अच्छा सबसे मित्र क्यों कहा गया, यानी सबसे अच्छा मित्र है वो क्यों माना गया है, क्योंकि ये हमें ज्ञान मार्गदर्शन और प्रेरणा देती है। अच्छी पुस्तकों का हमारे व्यक्तित्व पर क्या प्रभाव पड़ता है, यानी जो अच्छी पुस्तक होती है उसका हमारे पर्सनैलिटी पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये हमारे व्यक्तित्व को विकसित करती है और सही दिशा में सोचने के लिए प्रेरित करती है। तीसरा आजकल पुस्तकों का महत्व क्यों कम हो रहा है। आजकल पुस्तकों का महत्व इंटरनेट और मोबाइल के कारण है वो कम हो रहा है। पुस्तक पढ़ने की आदत का क्या लाभ है, यानी जब पुस्तक पढ़ने की आदत लग जाती है तो उसका लाभ क्या है, ये हमारी भाषा सुधारती है और जो हमारी कल्पना शक्ति है उसको समृद्ध करती है। छात्रों को पुस्तकों के लिए समय निकालने की क्या सलाह दी गई ताकि वे यानी सलाह है वो क्यों दी गई, ताकि वे अपनी सोच को रचनात्मक बना सके और कुछ नया कर सके। इसका शीर्षक होगा पुस्तकों का महत्व है या हमारे जीवन में पुस्तकों का मूल्य। इस प्रकार जो हमने 4 अपठित गद्यांश देखे इनसे संबंधित आपके एक गद्यांश पूछा जाएगा, हो सकता है इन बिंदुओं से मिलता जुलता है, यानी कोई भी पर्यावरणीय समस्या से संबंधित हो सकता है, हमारे जीवन से संबंधित हो सकता है, या कोई सरकार की योजना चल रही है उनसे संबंधित हो सकता है। आपको इनका प्रश्नों का उत्तर है वो इस प्रकार देना, ये शीर्षक लिखने में आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। आगे जो दूसरा भाग है वो अपठित पद्यांश है, इसमें भी आपके 6 नंबर का अपठित पद्यांश पूछा जाएगा। ये थोड़ा आपके लिए हार्ड होता है क्योंकि इसका आपको पहले भाव समझकर फिर उसका उत्तर है वो देना होता है। इसमें पहला अपठित पद्यांश है जो न वही अनुराग बीनु सो श्रम बरता श्रम जानू करे न प्रेम पई दो कहीं पयर पान परवानु भक्तिहीन गुण ज्ञान फिरी करे न चित्त प्रकाश बरसत बारिद बारी बीनु करसी को होइने नाश राम भक्ति मनी उर बसु जय ते बरनी जाय बसई मूड मन माई जय ते प्रकाश कर जाय, या कि अनुराग के बिना किए गए कार्य का परिणाम क्या होता है, यानी हम कोई भी कार्य करें हमारे मन में उस कार्य के प्रति प्रेम नहीं है या उस कार्य के प्रति अनुराग नहीं है तो उसका क्या परिणाम होगा। ये मुख्य रूप से है कि हमें जो कार्य है उससे प्रेम करना है वो जरूरी है। अनुराग के बिना किए गए कार्य है वो कार्य व्यर्थ का श्रम है, यानी हम फालतू में है वो मेहनत कर रहे हैं। जैसे कोई भी कार्य बिना लगन और प्रेम के सफल नहीं हो सकता है, वैसे भी ये श्रम भी है वो निष्फल होता है। दूसरा पत्थर की नाव क्या नहीं कर सकती, जो पत्थर की नाव है वो प्रेम रूपी समुद्र को पार नहीं कर सकती। ये एक प्रतीकात्मक कथन है जो दर्शाता है कठोर हृदय वाला व्यक्ति है वो कभी भी प्रेम का अनुभव नहीं कर सकता, वो प्रेम को कभी भी छू नहीं सकता। तीसरा है भक्ति के बिना ज्ञान का क्या होता है। भक्ति के बिना ज्ञान और भक्ति के बिना गुण और ज्ञान है चित्त को प्रकाशित नहीं कर सकते। जैसे बिना जल के बादल है वो कृषि को नष्ट कर देते हैं, वैसे ही भक्ति जो ज्ञान है वो व्यर्थ है, यानी हमारे पास केवल ज्ञान है और हमारे मन में भक्ति या श्रद्धा और नम्रता नहीं है तो वो ज्ञान है वो व्यर्थ है।
चौथा प्रश्न है राम भक्ति की तुलना है वो किससे की गई? जो राम भक्ति की तुलना है वो मणि यानी रतन से की गई, जो हृदय में बसकर जीवन को प्रकाशित करती है। पांचवा प्रश्न है मूड मन में क्या नहीं होता? मूड मन में वो कभी भी प्रकाश नहीं होता, अर्थात अज्ञानी व्यक्ति के मन में ज्ञान का प्रकाश कभी भी नहीं होता। छठा प्रश्न है इस गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए, इसमें भक्ति का महत्व है या जो राम भक्ति की महिमा उसके बारे में बताया गया है, या कार्य से प्रेम, ये भी आप लिख सकते हैं। इसमें आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। आगे दूसरा अपठित पद्यांश है मैया मोरी ने नहीं माखन खायो ख्याल परे या मेरे मन में ब्रज के बालन सिखायो देखी देखी तेरी चतुराई मोई बहुत ऋषयो खोजती फिरती नंद की रानी कहाँ लुकायो जाय माखन मिश्री तेरे आगे मैंने कबू न चकायो सूरदास प्रभु गिरिधर नागर जसुमती मन भाइयों, ये जो आपके सूरदास जी की रचना उनसे लिया गया है। इसमें श्री कृष्ण के बारे में बताया गया है। इसमें श्री कृष्ण है वो माँ यशोदा से क्या कह रहे हैं? श्री कृष्ण माँ यशोदा से कह रहे हैं कि उन्होंने माखन नहीं खाया, वह अपनी निर्दोषिता प्रकट कर रहे हैं, यानी वो निर्दोष है, उन्होंने माखन है वो नहीं चुराया। ये पहली लाइन में मेरी मैया मोरी में नहीं माखन खाई, यानी मैंने माखन है वो नहीं खाया। दूसरे ब्रज के बालकों ने क्या किया? ब्रज के बालकों ने वो ब्रज के बालकों ने श्री कृष्ण को सिखाया कि वह इस तरह की बात कहे, ये बात है वो जो बाल सुलभ चतुराई उसका वर्णन किया गया है। तीसरा यशोदा की चतुराई देखकर श्री कृष्ण की क्या प्रतिक्रिया है, यानी यशोदा की जब चतुराई देखी तो श्री कृष्ण ने क्या रिएक्शन दिया? श्री कृष्ण को माँ यशोदा की चतुराई देखकर बहुत क्रोध आ रहा है। श्री कृष्ण ने माखन और मिश्री के बारे में क्या कहा? श्री कृष्ण कहते हैं कि उन्होंने यशोदा के सामने कभी भी माखन और मिश्री है वो नहीं चखी है। पांच है नंद की रानी किसे कहा गया? वह क्या करे? जो नंद की रानी है वो श्री कृष्ण की माता यशोदा माता को कहा गया, वह श्री कृष्ण को खोजती हुई फिर रही है। छठा इसका उचित शीर्षक इसमें बाल कृष्ण की चतुराई या जो माखन चोर की लीला है इसके बारे में बताया गया है। तीसरा अपठित पद्यांश से जीवन की आपाधापी में कब वक्त मिला कुछ देर कहीं पर बैठ कभी ये सोच सकूं जो किया का माना उसमें क्या बुरा क्या भला जिस दिन मेरी चिता जलेगी क्या सचमुच मैं जल जाऊंगा या फिर सपनों के पीछे से दौड़ दौड़ रह जाऊंगा जो घटा से जिया भोगा उसमें कुछ भी याद रहेगा या फिर ये सब स्मृति की तरह क्षण भर में मिट जाएगा। कवि ने जो जीवन की आपाधापी से क्या तात्पर्य यानी व्यक्ति की जो जीवन की दिनचर्या उसकी व्यवस्था के बारे में बताया गया, यानी व्यक्ति कभी भी भले और बुरे के बारे में सोचने के लिए उससे समय भी नहीं मिलता और इसके बारे में सोचता भी नहीं। जो जीवन की आपाधापी है इसका अर्थ होता है जीवन की व्यवस्था और जो भागदौड़, जो जीवन की भागदौड़ है उसको आपाधापी बताया गया। जो किया कहा माना उसे क्या भला बुरा, इसे कवि क्या सोचना चाहता है? कवि ये सोचना चाहता है कि उसके कार्यों में क्या अच्छा था और उन्होंने क्या बुरा किया था। तीसरा चिता जलने के संदर्भ में कवि ने कौन सा प्रश्न उठाया? कवि ने यह प्रश्न उठाया कि चिता जलने के बाद भी क्या हुआ पूरी तरह समाप्त हो जाएंगे या लोगों की यादों में बसे रहेंगे। सपनों के पीछे दौड़ने से कवि का क्या अभिप्राय? सपनों के पीछे दौड़ने का अभिप्राय है जीवन के सपनों के पीछे भागते रहना। पांचवा प्रश्न है कवि को जीवन की घटनाओं के स्मरण में क्या संदेह? कवि को संदेह है कि जो जीवन की घटनाएं स्मृति से मिट जाएगी। इसका छठा प्रश्न शीर्षक से संबंधित यह जीवन की आपाधापी या जो व्यस्त भरी हमारी जीवन दिनचर्या उसके बारे में बताया गया है। जो चौथा अपठित पद्यांश है ये प्रकृति लोप है सौपन सुधा ये नित्य प्रशांत सुर धाम है ये पुण्य पवित्र पढ़ने बाद जगती की मधुर मुस्कान है ये विश्व प्रकृति का पुण्य यज्ञ ज्योतिर्मय सजीव अर्गान है ये सब जीवन का सत्य काव्य सुख दुख का सुंदर गान है। कवि ने प्रकृति को किस रूप में वर्णित किया? कवि ने प्रकृति को मधुर और शांतिपूर्ण है वो बताया। सौपन सुधा और सुरधाम से कवि का क्या अभिप्राय है? सौपन सुधा से अर्थ है प्रकृति की सुंदरता और सुरधाम का अर्थ है शांति, यानी जहाँ पर शांति मिलती है उसे सुरधाम कहा जाता है। प्रकृति को ज्योतिर्मय सजीव अर्गान क्यों कहा गया? क्योंकि ज्योतिर्मय सजीव अर्गान इसके जीवनदानी स्वरूप के कारण कहा गया, यानी ये हमें जीवन देती है। कवि ने सुख दुख का सुंदर गान किसे कहा गया? कवि ने सुख दुख के जो अनुभव है उसको जीवन का सुंदर गान कहा गया है। प्रकृति का जीवन के सत्य से क्या संबंध बताया गया? प्रकृति को कवि ने जीवन के सत्य और यथार्थ से जोड़ा है। इस पद्यांश का उचित शीर्षक होगा प्रकृति और जो जीवन का सत्य है उसके बारे में बताया गया। इस प्रकार इसमें हमने 4 अपठित पद्यांश देखे। आपको अपठित पद्यांश इस प्रकार हल करना है, पहले आपको उसका भाव समझने का प्रयास करना है। अगर यदि आपको उसका भाव समझ में नहीं आ रहा है तो पहले आपको प्रश्न पढ़ना है। प्रश्नों के माध्यम से आपको अंदाजा लग जाएगा कि यह पद्यांश मुख्य रूप से इस पर केंद्रित है। उसमें कम से कम 1 से 2 पात्रों के नाम तो दिए होंगे, इससे पता चल जाएगा कि ये इस घटना से या इस ऐतिहासिक घटना से या प्रकृति से संबंधित है। फिर आप उनको समझकर प्रश्नों को उत्तर है वो दे सकते हो। आगे जो प्रश्न है वो निम्न जो सम्मिलित है इसमें आपको 400 शब्दों में निबंध लिखना है। जो आतंकवाद का निबंध है यह भी अति महत्वपूर्ण है। पर्यावरण संरक्षण का निबंध या पर्यावरण प्रदूषण इस पर भी आपको एक बार पढ़ना है। यदि आप निबंध एक बार पढ़कर जाओगे तो आप आराम से इसके बारे में लिख सकते हो, यानी आप एक बार पढ़ लोगे तो आपको उसकी भाषा बनानी आ जाएगी, यानी किस बिंदु में कौन सी लाइन लिखनी है। मेरा प्रिय साहित्यकार या मेरी प्रिय पुस्तक इन दोनों में से कोई एक आ सकता है। साहित्यकार में मुख्य रूप से लगभग तुलसीदास जी पर है वो पूछा जाता है। 21वीं सदी का भारत इसके बारे में पूछा जा सकता है, या मेरे सपनों का भारत इसके बारे में पूछा जा सकता है। ये 5 से 6 जो अति महत्वपूर्ण निबंध है इसके बारे में आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। इस पीडीएफ में आपके लिए जो 4 मॉडल पेपर दिए गए आप उनको भी एक बार जरूर पढ़ें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको जो पेपर आराम से हल करना है, ये जो आपके 12th बोर्ड का है वो लास्ट एग्जाम है इसलिए आपको पूरा हल करना है।
इसमें आपको लापरवाही है वो बिल्कुल भी नहीं करनी। क्या पता आपने जो 4 पेपर दिए वो सही है, इसमें आपके लास्ट में थोड़ी बहुत लापरवाही की वजह से भी आपका पूरा रिजल्ट है वो खराब हो जाए। इसलिए आराम से आपको सुबह वो नो टेंशन होकर जाना है। सुबह कुछ भी नहीं पढ़ना, आप कल आज शाम तक जितना पढ़ लो उतना है वो पर्याप्त है। उसके बाद आपको कुछ भी नहीं पढ़ना, आराम से नो टेंशन होकर पेपर देना है। आपको जो समय सीमा उसका विशेष रूप से ध्यान में रखना, अपनी जो लिखआउट शैली है उसका भी ध्यान में रखना, यानी ज़्यादा काट छाँट है वो नहीं करनी है। रोल नंबर सही लिखना है। धन्यवाद, मस्त रहिए अपनी परीक्षा के लिए, ऑल द बेस्ट।